अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दिस इज मी सरजीम एंड वेलकम टू इंग्लिश T20 वन शॉर्ट सीरीज, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं अपना एपिसोड 6 यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और आप जानते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसके दो इंग्रेडिएंट्स अभी हमने रिसेंटली पढ़े, नाउन्स और प्रोनाउंस, और उससे पहले इसका थर्ड इंग्रेडिएंट हम पढ़ चुके हैं आपने इस T20 सीरीज के बिल्कुल स्टार्ट में यानी कि वर्ब में। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हर रूल को बड़े अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। हर रूल हमारा इंपॉर्टेंट है, कोई एक बात भी हम ऐसी नहीं करने वाले पूरे एपिसोड में जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि MD कैट 2026 टेस्ट मैच या वनडे का साल नहीं है, T20 का साल है। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करने वाला है। तो आपने सिर्फ इन लेक्चर्स को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देखना है, सुनना है। इनके नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। आपने नोट्स इसलिए नहीं बनाने हैं क्योंकि ये लेक्चर बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन और अलाइन है जिस तरह मेरी बुक में इन सारी चीज़ों को मैंने क्या किया है, प्रेजेंट किया है, लिखा है। तो अगर आपके पास बुक है तो आपको बिल्कुल भी कोई लेक्चर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको डेफिनेटली बुक ऑर्डर करनी है, मंगवानी है। वक्त बहुत कम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है थोड़े वक्त में। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटे हम अपना एपिसोड 6, और जो कि है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। आपकी स्क्रीन पर 5 MCQs आपको नजर आ रहे हैं। आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह, बड़े अच्छे बेटों और बेटियों की तरह इन 5 MCQs को सोल्व करना है। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हूँगा, आपने इनको सोल्व करना, फिर हम इसके ऊपर 1 बाय 1 करके बात करेंगे। लेकिन ये 5 MCQs को सोल्व करने के क्या होंगे कि हमें 2 चीज़ें हमारे सामने होंगी। नंबर 1 तो आपकी इवैल्यूएशन हो जाएगी कि आपने वर्ब किस तरह पढ़ा, कैसा पढ़ा, कितना समझा और आपको कितना वर्ब आता है। तो एक तरह का आपका टेस्ट हो जाएगा सिर्फ इन 5 MCQs के साथ ही, ठीक है। और दूसरा काम ये होगा कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो क्रक्स है ना, जो सोल है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो रहा हूं। आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह क्या करना है, इन 5 MCQs को सोल्व करना है। तो मैं खामोश हो रहा हूं, आप इनको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जी बेटा, तो उम्मीद है कि आपने इनको सोल्व कर लिया होगा। और अगर नहीं भी किया ना, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन को, अपनी वीडियो को क्या करेंगे, पॉज कर लेंगे और 5 के 5 MCQs को सोल्व करने के बाद फिर मेरी नेक्स्ट वाली बात सुनेंगे, मेरा आगे लेक्चर सुनेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद से इनको सोल्व नहीं करेंगे ना, तब तक ये मकसद ही फोत हो जाएगा जिसके लिए मैंने आपको ये 5 MCQs दिए हैं सोल्व करने के लिए। तो मैं आगे बात को लेकर के चलता हूँ। देखें, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि शायद हम कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोल के कोई हम ग्रामर के टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेसिकली ग्रामर का कोई पार्ट ऑफ स्पीच है ही नहीं। जैसे हमारे पास नाउन है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है। इस तरह हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कतई तौर पर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक रूल है, और इस रूल के लिए जो चीज़ें हम पढ़ कर आए हैं ना, वो हमारे पास वर्ब है, वो हमारे पास नाउन है, और वो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। अब मैं आपको शुरू टाइम से एक बात बता रहा हूं कि जब तक आप वर्ब को समझेंगे नहीं, तब तक आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को नहीं समझ सकते और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में गलतियां कर सकते हैं। तो इन 5 MCQs को अगर आप देखिएगा, देखिए हमारे पास फर्स्ट MCQ है, इफ आई डैश यू आई वुड स्टार्ट। अब जैसे ही हमारे पास इफ आता है तो हमें फौरन पता चलता है कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है। और सेकेंड क्लॉज में जब हम वुड स्टार्ट पढ़ते हैं तो हमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ फौरन ये बात पता चल जाती है कि हमारे पास
पास्ट कंडीशन है, यानी कि हमारे पास सेकंड कंडीशन है। और जब सेकंड कंडीशन है तो हमने इफ क्लॉज को सिंपल पास्ट में करना होता है। लेकिन जब आप इस क्लॉज को पढ़ेंगे तो इस क्लॉज में कुछ यूं है, इफ आई डैश यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, अगर मैं तुम होता। तो हमें यहाँ पर ये क्लॉज पढ़ के पता चलता है कि एक्चुअल में ये अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है, इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो रही है, जिसकी वजह से हम इफ आई वाज नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहां पर बेटे क्या लिखेंगे, इफ आई वर लिखेंगे। अब अगर मैं आपको शुरू में लेक्चर में पूछता कि बेटे मुझे बताइएगा इफ के साथ वाज अग्री करता है या इफ के साथ वर अग्री करता है, तो आप बर्मला जवाब देते कि सर इफ के जो आई है, आई के साथ वाज अग्री करता है या वर अग्री करता है, तो आप बर्मला जवाब देते कि सर आई के साथ वाज अग्री करता है, आई के साथ वर तो आता ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं तो हम आई के साथ वाज नहीं लिखेंगे, बेटे क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर वर नहीं लिखेंगे तो ग्रामर के अकॉर्डिंगली ये आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने अपने वर्ब को ठीक करने के लिए, अपने सेंटेंस को ठीक करने के लिए हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को वायलेट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ देयर इज मोर देन वन पिटिशनर देन ओनली वन। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है ओनली वन। इसका मतलब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट जब सिंगुलर है और उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली आप जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे हमारे पास हम टू नीड तो लिख नहीं सकते, टू नीड के साथ तो टेंस ही नहीं बनता, नीडिंग के साथ हमारे पास आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम है हमें जो चूज करना है वो करना है नीड और नीड्स में से। अब देखें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका एडिशन करते हैं। तो असूलन तो ओनली वन के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, नीड्स आना चाहिए। ऐसे ही होता है ना हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक। लेकिन देखें यहां पर आगे हमारे पास लिखा हुआ है स्फीयर। अभी आपको याद होगा मैंने आपको नीड में 2 स्ट्रक्चर करवाए थे। मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था कि अगर आपका सेंटेंस होगा ही नीड्स, अगर आपका नीड्स आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा तो आपने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर आपका नीड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करेगा तो ये मॉडल स्ट्रक्चर के तौर पर यूज होता है। और यहां पर आपने बेटे इसके साथ जस्ट बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आपने इसके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करना। तो टेक्निकली 2 सेंटेंसेस बनते हैं, ही नीड्स टू गो और ही नीड गो। अब हम यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है स्फीयर। अगर यहाँ पे टू स्फीयर लिखा होता ना, टू स्फीयर लिखा होता तो फिर हम यहाँ पर नीड्स लिखते। लेकिन अभी चूंकि वर्ब की जस्ट बेस फॉर्म लिखी हुई है, बेर इन्फिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर नीड्स नहीं लिखेंगे बेटे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीड लिखेंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली यहां पर आपका वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करता है, और हम यहां पर भी अपने सेंटेंस को ठीक करने के लिए वायलेट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। अब देखें अगर आपने ये रूल नहीं पढ़ा हुआ होता तो आप अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नीड्स लिखते और आपका सेंटेंस गलत हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नीड्स नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पास बेटे क्या होगा, नीड होगा। उसके बाद थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस है जी दे सजेस्टेड, और हम जैसे ही सजेस्टेड का वर्ड पढ़ते हैं तो हमें फौरन अपने कंडीशनल सेंटेंसेस में तीसरी तरह के कंडीशनल याद आते हैं, और वो हमारे पास कौन से हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव। प्रेजेंट सब्जंक्टिव में हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जिनके साथ हम ना तो कोई टेंस फॉलो करते हैं, ना ही मॉडल ऑक्सिलरी लिखते हैं, ना ही हम एस का एडिशन करते हैं, ना हम उसको पास्ट में लेके जाते हैं, बल्कि हम बेस फॉर्म लिखते हैं। तो जब सजेस्टेड आ गया ना, तो सजेस्टेड के साथ आपने मेक्स नहीं लिखना, मेड्स तो वैसे ही कोई फॉर्म नहीं होती है, आपने मेड नहीं लिखना, बल्कि आपने बेटे क्या लिखना है, मेक लिखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे शी के साथ मेक आएगा या मेक्स आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली आप बोलेंगे कि सर शी के साथ मेक नहीं आएगा, बल्कि शी के साथ क्या आएगा, मेक्स आएगा। लेकिन हमारे प्रेजेंट सब्जंक्टिव के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर शी के साथ मेक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, मेक लिखेंगे। अब ये जो MCQ नंबर 3 है ना, ये उस बच्चे के
सर से कुछ 10 फुट 10,000 फुट ऊपर से गुजर जाएगा जिसने सब्जंक्टिव नहीं पढ़ा, जिसने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े गौर से। ठीक हो गया। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम अपने सेंटेंस को ठीक करने के लिए बेटे क्या कर रहे हैं कि हम अपने सेंटेंस को ठीक करने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं। अदरवाइज यहां पर शी के साथ मेक्स आना चाहिए, लेकिन जब हम अपने प्रेजेंट सब्जंक्टिव को देखते हैं तो हमने क्या लिखा, शी मेक लिखा। उसके बाद देखिएगा ही स्पेंड्स एज इफ। अब यहां पर हमारे पास जगह कम हो रही है तो मैं आपको रूल क्वेश्चन नंबर 4 पे ले आता हूं, ऐसी है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ही स्पेंड्स। अब जैसे ही सेंटेंस में हमारे पास एज इफ या एज दो आता है तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पास्ट सब्जंक्टिव जो अनरियल सेंटेंसेस थे उनमें बताया कि अगर एज इफ और एज दो के बाद स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो आपने स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हमेशा क्या यूज करना है, वर यूज करना है। ऐसे ही होता है ना हमारे पास, हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं एज इफ और एज दो के साथ। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई स्टेट ऑफ बीइंग होगा एज इफ और एज दो के बाद तो आपने उसके लिए क्या यूज करना है, वर यूज करना है। और आपने फिर एज इफ से पहले वाले स्ट्रक्चर को देखना है बाद वाले स्ट्रक्चर के लिए। अगर एज इफ के इससे पहले प्रेजेंट हुआ तो देन आप अपने सेंटेंस में एज इफ के बाद बेटे क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आपके सेंटेंस में एज इफ और एज दो से पहले पास्ट हुआ तो फिर एज इफ और एज दो के बाद हमने क्या लिखना था, पास्ट परफेक्ट लिखना था। तो यहां पर चूंकि एज इफ के बाद स्टेट ऑफ बीइंग बयान की जा रही है, एज इफ ही डैश अ मिलियनेयर, जैसे कि वो कोई मिलियनेयर हो, तो यहां पर हम स्टेट ऑफ बीइंग के लिए क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ही के साथ तो वर आता ही नहीं है, ही के साथ तो बेटे हमारे पास क्या आता है, वाज आता है। तो हम यहां पर क्लियरली अपने सेंटेंस को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को वायलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द बॉय डैश नोट। अब हम बॉय क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो जब हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हम उसके साथ एस का एडिशन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक। लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे नोट लिखा हुआ है तो हम जानते हैं आप डेयर्स नोट नहीं लिखते, बल्कि आप क्या लिखते हैं, डेयर नोट लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास नीड नोट होता है या डेयर नोट होता है, आप इसके साथ एस का एडिशन बिल्कुल भी हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, आप इनको पास्ट में जरूर लेकर के जा सकते हैं। आप नीड नोट को नीडेड नोट बना सकते हैं, आप डेयर नोट को डेयर्ड नोट जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप इनके साथ एस का एडिशन नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर आप डेयर्स नहीं लिखेंगे, डेयरिंग के साथ तो वैसे ही टेंस नहीं बनता है और टू डेयर के साथ भी हमारा कोई टेंस नहीं बनता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारे पास सेंटेंस में रहेगा दैट बॉय डेयर नॉट। अब देखें, सच्ची सच्ची बताना है, बिल्कुल जेन्युइनली ईमानदारी से अपनी वैल्यूएशन करनी है। अगर मैं आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछता कि बेटे आई के साथ वाज आएगा या वर आएगा, तो आपका बर्मला जवाब क्या होता है कि सर आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। अगर मैं आपसे पूछता कि बेटे अगर मेरा सब्जेक्ट ओनली वन है तो मैंने नीड्स लिखना है या नीड लिखना है, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर नीड्स लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का एडिशन करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसी तरह मैं अगर आपसे कहता कि मेरा सब्जेक्ट शी है और मैंने मेक लिखना चाहिए मुझे या मुझे मेक्स लिखना चाहिए, तो आप क्या लिखते, मेक्स लिखते। आपसे मैं बोलूं कि बेटे ही के साथ वाज आता है या ही के साथ वर आता है, तो आप बगैर किसी शक व शुबा के बोलेंगे बड़े जोर के साथ कि सर ही के साथ वाज ही आता है, ही के साथ वर नहीं आता। और इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉय के साथ डेयर आएगा बेटे या बॉय के साथ डेयर्स आएगा, तो यहां पर भी आपका जवाब डेफिनेटली डेयर्स ही होगा। अब ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये जो बात आप कर रहे हैं कि आई के साथ वाज आएगा, ही के ओनली वन के साथ नीड्स आएगा, शी के साथ मेक्स आएगा, ही के साथ वाज आएगा और बॉय के साथ डेयर्स आएगा, ये सारी बातें आप कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। अब इतनी सी बात हमारे पास क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक रूल है,
ये एक बाकायदा तौर पर कोई पार्ट ऑफ स्पीच तो है नहीं हमारे पास। लेकिन देखें, जिन बच्चों ने वर्ब को ठीक से नहीं पढ़ा और वर्ब के इन रूल्स को नहीं देखा जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए, तो वो डेफिनेटली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अपने जहन में रखते हुए इन सारे क्वेश्चंस को खुदा ना ख्वास्ता क्या करेंगे, गलत करेंगे। और गलती तो हमने करनी नहीं है, क्योंकि हम कोशिश ही किस लिए कर रहे हैं, हम मेहनत ही किस लिए कर रहे हैं कि हमने 9 आउट ऑफ 9 स्कोर करना है अपने इंग्लिश में। तो बात याद रखिएगा बेटे कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं, अब देखें मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। नंबर 1 सब्जेक्ट है और नंबर 2 क्या है, वर्ब। तो मैंने आपको कहा था कि जब तक आप वर्ब नहीं समझते ना, तब तक आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं समझते। अब जिस बच्चे ने वर्ब नहीं पढ़ा होगा ना और आप उसको ये 5 एमसीक्यू देंगे, तो वो डेफिनेटली उन 5 एमसीक्यू को क्या करेगा, गलत करेगा, क्योंकि वो वर्ब के रूल्स को नहीं जानता होगा। ये 5 के 5 वो एमसीक्यूज थे जहां पर हम अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, अपने सेंटेंस को वर्ब के अकॉर्डिंगली ठीक करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट हमारे पास 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें कौन सी होती हैं, नंबर 1 नाउन होता है और नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से पहले अपने तीनों इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे। हम वर्ब को पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउंस को पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जाके हम इन तीनों चीजों को इकट्ठा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स क्या बनाने हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ ही के साथ वाज आने और आई के साथ वाज आने का नाम नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब है करेक्ट सेंटेंस। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप वर्ब नहीं पढ़ लेते, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने नाउन को नहीं समझ लेते या प्रोनाउन को नहीं समझ लेते। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम इसके इंग्रेडिएंट्स पहले से पढ़ चुके, हम वर्ब पढ़ चुके, नाउन्स पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम बाकायदा तौर पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है और जो एमडी कैट पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक आपको पता होने चाहिए। तो हमने खास तौर पर उन पॉइंट्स की बात की जहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए अपने वर्ब को वायलेट करते हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आपने क्या करना है, वर्ब के मुकाबले में सेकंड नंबर पे रखना है। हमने वर्ब के स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना, हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को वायलेट कर देना है उन पॉइंट्स में जो मैंने आपको बताया है। अब ऐसा नहीं हो कि आपको हर क्वेश्चन इस तरह का लगना शुरू हो जाए कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को छोड़ देना और हमने वर्ब को पॉइंट आउट कर देना है, मतलब वर्ब को पहले रखना और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हमने वायलेट कर देना। हर जगह पर ऐसा नहीं होगा। खास तौर पर वो मैंने जगह पॉइंट आउट आपको की जहां पर हम वर्ब को पहले रखते हैं, सीधा रखते हैं, सही रखते हैं और हम अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को बेटे क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। वैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल हमारे पास क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो अभी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स में देखने वाले हैं अपने 8 रूल्स। 8 रूल्स का मतलब ये नहीं है कि ये 8 रूल्स हैं। 8 रूल का मतलब है कि इस हर रूल में आप आगे देखेंगे कि हर रूल में हमारे पास किसी में 8 रूल होंगे, किसी में 10 रूल्स होंगे, किसी में 6 रूल्स होंगे। तो बेसिकली ये 8 रूल्स नहीं है। अगर मैं टिपिकल तरीके से आपको करवाऊं ना, जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, तो ये गालबन कोई 50 के करीब रूल्स बनेंगे जो आपको अभी हम आपको सीखने के लिए मिलेंगे इस लेक्चर में। तो हर रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर रूल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा ही अहम है। कोई भी एक बात आपने छोड़नी नहीं है, हर एक बात को अच्छे से समझना है और जो बात समझ में नहीं आएगी वो आपने अपने टीचर से पूछ लेनी है। अब जरा देखिएगा, प्रेफरेंस रूल है हमारे पास नंबर 1 पे। प्रेफरेंस रूल के बारे में आपको 2-3 बातें जहन में रखनी है। नंबर 1 आपको ये बात जहन में रखनी है कि प्रेफरेंस रूल हम तब बात करते हैं जब हमारे सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रेफरेंस रूल हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। और जब हम वर्ड सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो फिर आपने याद रखना है कि वर्ड सब्जेक्ट लिखने का मतलब है कि ये रूल नाउन के लिए भी होगा
और ये रूल प्रोनाउन के लिए भी होगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाते ही किसको है, हम सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो जब मैं आपसे कहूं ना कि यार अगर यहां पर दो सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपने बेटे फौरन समझ आना है कि दो सब्जेक्ट्स का मतलब है ये दो नाउन्स भी हो सकते हैं, ये दो प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। तो जब भी हम वर्ड सब्जेक्ट बोलूंगा मैं पूरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के दौरान, तो आपने समझ आना है कि जिस रूल को मैं सब्जेक्ट बोलकर आपको रूल बताऊंगा, तो सब्जेक्ट का मतलब होगा कि ये रूल नाउन के लिए भी है और ये रूल प्रोनाउन के लिए भी है। और अगर मैं कोई रूल बोलता हूं नाउन कह के कि नाउन के साथ इस तरह करना है, तो फिर आपने फौरन समझ आना है कि ये रूल नाउन के लिए है, ये रूल प्रोनाउन के लिए नहीं है। और अगर मैं प्रोनाउन से बताऊंगा तो फिर वो नाउन के लिए नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, सिर्फ प्रोनाउन के लिए होगा। तो जितने भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट का बोल के, तो आपने फौरन समझ आना है कि वो रूल नाउन के लिए भी होगा और वो रूल किसके लिए होगा, प्रोनाउन के लिए भी। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस रूल में दो सब्जेक्ट्स की, तो इसका मतलब हमारे पास ये दो नाउन हो सकते हैं और दो प्रोनाउन हो सकते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है, देखें नंबर 3 आपने याद रखना है कि जब आप प्रेफरेंस रूल की बात करेंगे तो एक वर्ड आपने पल्ले बांध लेना अपने, और वो वर्ड कौन सा है, एंड। ये बात पल्ले बांध लीजिएगा कि एंड की सूरत में प्रेफरेंस नहीं होती। एंड की सूरत में या तो चीजें बेटे हमारे पास सिंगुलर होती हैं, या एंड की सूरत में हमारे पास चीजें प्लूरल होती हैं। आप देख रहे होंगे कि हम नंबर 2 पे एंड वाले रूल्स अलहदा से पढ़ने वाले हैं। एंड के साथ प्रेफरेंस नहीं होती, ये मैं अभी स्टार्ट में आपका ज़हन इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता हो कि एंड के साथ प्रेफरेंस नहीं होती, क्योंकि बच्चों ने एक बहुत मामूली सी गलती की वजह से, जो मैं आपको एंड के रूल्स में बताने वाला हूं, पेपर का एक क्वेश्चन गलत किया। और पेपर का क्वेश्चन गलत करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पेपर के क्वेश्चन की गलती हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ट्राइंग फॉर 9 आउट ऑफ 9, और इंशाल्लाह हमने मार्क्स भी 9 आउट ऑफ 9 ही स्कोर करना है। तो नंबर 3 पर आपने याद रखना है कि एंड शामिल नहीं है यहां प्रेफरेंस रूल वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। एंड के रूल्स हम बिल्कुल अलहदा से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जैसे देखिएगा हमारे पास जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस रूल की, तो प्रेफरेंस रूल का नंबर 1 जो रूल है, प्रेफरेंस रूल में जो पॉइंट 1 है या जो रूल 1 है, अब डेफिनेटली जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें उनको कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड तो चाहिए ही होगा। वैसे फर्ज करें मैं असलम और अकरम को सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में लिखना चाहता हूं, तो मैं दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ वर्ड तो लिखूंगा। तो जब हम दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे इनमें से किसी एक वर्ड के साथ जो आपके पास लिखे हुए हैं, जैसे आपके पास विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है, इंक्लूडिंग है, एज वेल एज है, अकम्पनीड बाय है, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बट या ऑफ है। अगर आप अपने सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी एक वर्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो आप पल्ले बांध लीजिएगा ये बात कि आपकी प्रेफरेंस बेटे किस सब्जेक्ट के साथ होगी, आपकी प्रेफरेंस होगी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। और फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ प्रेफरेंस होने का मतलब क्या है कि आपका जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे एग्जांपल्स में देखिएगा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट और सेकंड सब्जेक्ट है द कमेटी मेंबर्स, और दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया है, एज वेल एज के साथ। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड तो चाहिए होगा। जैसे आप सेकंड सेंटेंस में देखेंगे हमने ऑफ को यूज किया दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए। जैसे आप थर्ड सेंटेंस में देखेंगे हमने अकम्पनीड बाय को यूज किया दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए। तो जब आप इनमें से किसी भी वर्ड को यूज कर रहे हैं दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए, तो आपने फौरन समझ आना है आपका वर्ब बेटे किसके अकॉर्डिंगली होगा, आपका वर्ब होगा आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे यहां पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली हमने इज लिख दिया, सेकंड सेंटेंस में फोकस के अकॉर्डिंगली क्या है, वाज है, और थर्ड सेंटेंस में प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली क्या है, इज है। तो अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं इनमें से किसी एक वर्ड के साथ, तो आपने प्रेफर किसको करना है बेटे, फर्स्ट वन को, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा,
फर्स्ट वन के। इसी तरह नंबर 2 रूल हमें क्या कहता है कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं नोट के साथ, और नोट के साथ किस तरह करेंगे, इस स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से देखिएगा। सब्जेक्ट 1 आएगा, सब्जेक्ट 1 के बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद नोट आएगा, और नोट के बाद आपके पास सेकंड सब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर पल्ले बांध लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा नोट वो वर्ब है, ये उसी सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है जिसके साथ लिखा हुआ होता है। तो जब नोट किसी सब्जेक्ट के साथ आता है तो उसको क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। जैसे देखें यहां पर नोट ही के साथ आया तो नोट ने ही को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। यहां पर नोट स्टूडेंट्स के साथ आया तो स्टूडेंट्स एक्सक्लूड हो गए, यहां पे नोट फ्रेंड्स के साथ आया तो एक्सक्लूड हो गए। तो नोट की सूरत में भी हमारी प्रेफरेंस बेटे किसके साथ रहेगी, हमारी प्रेफरेंस रहेगी फर्स्ट वन के साथ। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा नोट के साथ। और जब आप फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे तो आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे सेंटेंस 1 में हमने यू के अकॉर्डिंगली क्या लिखा है, आर लिखा है। सेकंड सेंटेंस में टीचर के अकॉर्डिंगली क्या लिखा है, वाज लिखा है। थर्ड सेंटेंस में पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या लिखा है, आर लिखा है। तो नोट की सूरत में भी आपकी प्रेफरेंस बेटे किसके साथ चलेगी, फर्स्ट वन के साथ। उसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या है, 3 एक्सप्रेशन है आपके पास, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं ना इनमें से किसी एक वर्ड के साथ, तो आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि आपकी प्रेफरेंस सेकंड सब्जेक्ट के साथ रहेगी। अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, तो आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, सेकंड वन के साथ। जैसे यहां पर आप देखेंगे आप वर्ब किसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली। आप आर किसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, ब्रदर्स के अकॉर्डिंगली। इसी तरह आप आई के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, क्योंकि आई एम के साथ, एम जो है वो आई के साथ अग्री करता है। तो हमने आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो की सूरत में प्रेफर किसको करना है, सेकंड वन को। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, जो कि फोर्थ रूल है आपके पास प्रेफरेंस रूल का, कि अगर आपके पास आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो हो, और आपके पास 2 अरेंजमेंट दी गई हो, एक में सिंगुलर सब्जेक्ट पहले हो और प्लूरल बाद में, और एक में प्लूरल पहले हो और सिंगुलर बाद में हो, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है कि आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, जिसमें सिंगुलर पहले लिखा होगा और प्लूरल बाद में लिखा होगा। जैसे देखें अभी अगर इन 2 सेंटेंसेस को आप देखते हैं, आइदर माय फादर और माय ब्रदर्स। अब इस सेंटेंस में ब्रदर्स के अकॉर्डिंगली क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, क्योंकि हम सेकंड को प्रेफर करते हैं, आर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सेंटेंस में फादर को बाद में लिख दिया गया और फादर के अकॉर्डिंगली इज लिखा हुआ है। अब टेक्निकली याद रखिएगा ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस गलत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर मैं इसको अल्फा ऑप्शन बना देता हूं और इसको मैं बीटा ऑप्शन बना देता हूं और मैं आपसे कहता हूं दोनों में से एक सेंटेंस को चूज करें। अब जब मैंने दोनों को ऑप्शन ही बना दिया तो आप पे फर्ज हो गया कि आपने दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन को तो आप चूज कर नहीं सकते। तो आपने याद रखना है, आपने उस अरेंजमेंट के साथ जाना है, वो अरेंजमेंट आपके पास प्रेफरेंस के साथ होगी जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट पहले होगा और प्लूरल सब्जेक्ट बाद में होगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे फादर सिंगुलर है, ब्रदर्स प्लूरल है, लेकिन यहां पर ब्रदर्स प्लूरल है और फादर क्या है, सिंगुलर है। तो आपने कौन सी अरेंजमेंट को फॉलो करना है, जहां पर सिंगुलर पहले होगा और प्लूरल बाद में होगा। तो दो पॉइंट्स बेटे आपने याद रखने हैं, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, कि आपने सेकंड वन को प्रेफर करना है और आपने उस अरेंजमेंट को प्रेफर करना है जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट पहले होगा और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, बाद में। सेम इज द केस। अब देखें आपके पास रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आइदर और, नाइदर नोर नहीं होता बल्कि सिर्फ और या नोर होता है, ऐसे सेंटेंसेस में भी आपने बेटे क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करना है। सेकंड सब्जेक्ट कैसे, देखिए आपके पास स्टूडेंट लिखा हुआ है, कमेटी मेंबर्स लिखा हुआ है और आ गया, तो आपने प्रेफर किसको करना है, सेकंड वन को। तो मेंबर्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या लिख दिया, राइट लिख दिया, और बॉय के अकॉर्डिंगली बेटे हमने क्या लिख दिया, रन्स लिख दिया। अब यहां पर भी आपने सेकंड पॉइंट उसी तरह याद रखना है जिस तरह आपने आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ याद रखा, कि अगर यहां पर भी कहीं आपके पास सिंगुलर या प्लूरल आ जाए, जिसमें एक दो ऑप्शन आ जाए जिसमें सिंगुलर पहले हो प्लूरल बाद में हो, और सेकंड ऑप्शन में प्लूरल पहले हो और सिंगुलर बाद में हो, सब्जेक्ट तो सेकंड वन के साथ ही अग्री करेगा, लेकिन अगर अरेंजमेंट इस तरह की आ जाती है तो आपने
किसको प्रेफर करना है, जिसमें सिंगुलर पहले होगा और प्लूरल बाद में। जैसे यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसको अल्फा ऑप्शन बना देता हूं, मैं इसको बीटा ऑप्शन बना देता हूं, अगर आप इंडिविजुअली इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे ना, तो इंडिविजुअली ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है। पहले वाले सेंटेंस में मेंबर्स के अकॉर्डिंगली राइट लिखा हुआ है, उसके साथ अग्री करता है। सेकंड सेंटेंस में स्टूडेंट के साथ राइट्स लिखा हुआ है, उसके साथ अग्री करता है। यहां पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं अल्फा बीटा ऑप्शन बना रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे दोनों में से एक ऑप्शन को ठीक करना है। तो मैं देखूंगा सिंगुलर पहले और प्लूरल बाद में किस में है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट सिंगुलर है और मेंबर्स क्या है, प्लूरल। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा होगा। इंडिविजुअली दोनों सेंटेंसेस ठीक होंगे। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे गलत और सही वाला क्वेश्चन नहीं होता, यहां पे प्रेफरेंस वाला क्वेश्चन होता है कि यार ये दो क्वेश्चन है, ये दो सेंटेंसेस हैं और ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, तो आप दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आपने किस अरेंजमेंट को प्रेफर करना है, आपने वो उस अरेंजमेंट को प्रेफर करना है जिसमें आपके पास सिंगुलर पहले होगा और प्लूरल सब्जेक्ट बाद में होगा। उसके बाद रूल नंबर 7, वो सेंटेंसेस हैं जिनमें आइदर नाइदर आ जाएगा। पहले वाले कौन से सेंटेंसेस थे, जिसमें आइदर के साथ और, नाइदर के साथ और, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा। फिर हमारे पास वो सेंटेंसेस थे जिसमें आइदर और नाइदर नहीं होगा, बल्कि उनमें और या नोर होगा। अब वो सेंटेंसेस हैं जिनमें सिर्फ आइदर या नाइदर होगा, इनके साथ और या नोर नहीं होगा। और इसके साथ मैं तीसरा वर्ड भी ऐड कर रहा हूं, वो आपके पास है ईच, क्योंकि सेम रूल है, सेम कैटेगरी का वर्ड है, तो मैंने इसलिए यहां पर इसको भी शामिल कर दिया। तो ये रूल आपने बेसिकली 3 वर्ड्स के लिए याद रखना है, आइदर के लिए, नाइदर के लिए और ईच के लिए। जब आपके पास ये 3 वर्ड सेंटेंस में होंगे ना, तो आपने 2 अरेंजमेंट्स याद रखनी है। पहली अरेंजमेंट है कि इनके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं ईच स्टूडेंट, ईच रोड, ईच बुक, नाइदर स्टूडेंट, ठीक है, आइदर रोड, ऐसे मैं बोलता हूं, मैं इनके फौरन बाद सब्जेक्ट लिख देता हूं। यहां दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम ऑफ लिख के सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए, अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूं ना, जब आप इनके बाद फौरन बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आप इनको किसके तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे, आप इनको एडजेक्टिव के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे। और अगर आप इनके साथ ऑफ लिखकर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आप आइदर, नाइदर और ईच को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे, प्रोनाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे। अच्छा, अब जब आप डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो आपने याद रखना है आपका ये लिखा हुआ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आपने कभी भी आइदर स्टूडेंट्स नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, आइदर स्टूडेंट लिखना है। लेकिन अगर आप ऑफ लिख रहे हैं, तो फिर इसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल होगा। आइदर स्टूडेंट होगा और आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, नाइदर रोड होगा और नाइदर ऑफ द रोड्स होगा, ईच बॉय होगा और ईच ऑफ द बॉयज होगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपने याद रखना है, दोनों सूरतों में आपने इसके साथ वर्ब कौन सा यूज करना है, आपने इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज करना है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, जब ईच आ गया तो हमने ईच के साथ क्या लिखा, स्टूडेंट्स। लेकिन जब ईच ऑफ आ गया तो फिर हमने गर्ल नहीं लिखा, फिर हमने क्या लिखा, गर्ल्स। इसी तरह नाइदर के साथ हमने लिखा ऑप्शन, लेकिन नाइदर ऑफ के साथ हमने प्लेयर नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा, प्लेयर्स लिखा। लेकिन दोनों सूरतों में हमने अपना वर्ब कौन सा रखा, हमने अपना वर्ब सिंगुलर रखा, क्योंकि दोनों सूरतों में हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, हमारा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। आप ऑफ लिख रहे हो या आप ऑफ ना लिख रहे हो, अगर आप ऑफ लिख रहे हैं तो साथ आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, और अगर आप ऑफ नहीं लिख रहे तो साथ आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन दोनों सूरतों में आपने बेटे इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सब सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है, जैसे आपके पास एग्जांपल में ट्रीट किया हुआ है। और उसके साथ एक और रूल भी इनका याद रखते जाइएगा। एक और रूल आपके पास थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं इसलिए इसको स्टार कर रहा हूं। देखें, जब आपके सेंटेंस में ईच आता है ना, तो ये 2 तरह से आता है। ईच सब्जेक्ट से पहले भी हो सकता है और ईच सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। अगर ईच सब्जेक्ट से पहले होगा ना, तो बेटे आपने इसको सिंगुलर लिखना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। और अगर सब्जेक्ट के बाद होगा तो फिर आपने इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे देखें, इन 2 सेंटेंसेस में देखिएगा, ईच स्टूडेंट से पहले लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है, इसलिए हमने इनको क्या ट्रीट कर दिया, सिंगुलर ट्रीट कर दिया। ईच स्टूडेंट हैज हो गया, ईच बॉय वाज हो गया। लेकिन इन 2 सेंटेंसेस में देखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है और ईच कहां पर लिखा हुआ है, बाद में।
जब ईच बाद में लिखा हुआ है तो फिर हमने इसको हैज नहीं लिखा, फिर हमने इसको क्या लिखा, हैव लिखा, फिर हमने इसको वाज नहीं लिखा, बल्कि हमने इसको क्या लिखा, वर लिखा। अगर आप ईच का वर्ड सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो आपको याद रखना है, आपने फिर अपना वर्ब सिंगुलर नहीं लिखना, फिर आपने अपना वर्ब क्या लिखना है बेटे, प्लूरल लिखना है। और यहां पर आकर हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पहला रूल कंप्लीट होता है, जिसको मैंने आपको क्या नाम दिया, हमने बोला प्रेफरेंस रूल, जिसमें हम सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं और हम वर्ड्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हमने कब फर्स्ट वन को प्रेफर करना है और कब सेकंड वन को प्रेफर करना है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ये सारी बातें आप इकट्ठा करेंगे तो ये आपके पास आपका पहला रूल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस रूल। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, वो हमारे पास है जी एंड के साथ। किसके साथ है हमारे पास, एंड के साथ। अब एंड के साथ जब मैं रूल बोलूंगा तो मैं नाउन और प्रोनाउन करके बोलूंगा, क्योंकि यहां पर नाउन के रूल्स अलग है और प्रोनाउन के रूल्स क्या है, अलग है। जैसे देखिएगा पहले दो रूल्स, पहला रूल हमारे पास क्या है एंड का, कि अगर आप दो नाउन्स को कंबाइन करें, मैं नाउन लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि ये रूल हमारे पास किसका है, ये हमारे पास प्रोनाउन पर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ नाउन पर अप्लाई होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट लिखता तो दोनों पर अप्लाई होता। अगर आप दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन करें, अब यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, एंड की होगी, एंड के अलावा किसी वर्ड की बात नहीं होगी। अगर आप दो नाउन को कंबाइन कर रहे हैं एंड के साथ और वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो प्लूरल ट्रांसलेशन रखते हैं, वो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्लूरल ट्रांसलेशन है, वो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, तो देन हम उनको बेटे किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, देन हम उनको प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। डेफिनेटली जब हैं ही दो चीजें, जब हैं ही दो ट्रांसलेशन, जब हैं ही दो एंटिटीज, तो उनको हम प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे बुक्स एंड फ्रेंड्स, इनको हम क्या ट्रीट किया हुआ है, प्लूरल ट्रीट किया हुआ है। अली एंड अहमद, इनको क्या ट्रीट किया हुआ है, प्लूरल ट्रीट किया हुआ है। इसी तरह कार एंड द बाइक, इनको क्या ट्रीट किया हुआ है, प्लूरल ट्रीट किया हुआ है, क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दो डिफरेंट आइडियाज हैं ही दो डिफरेंट चीजें, तो हम इनको प्लूरल ट्रीट करेंगे। लेकिन सेकंड रूल में हमारे पास क्या होता है कि हम दो नाउन्स को कंबाइन तो कर रहे होते हैं एंड के साथ, लेकिन हम उनको लिख किसके लिए रहे होते हैं, हम उनको सिंगल ट्रांसलेशन के लिए लिख रहे होते हैं, हम उनको सिंगल ट्रांसलेशन के लिए लिख रहे होते हैं, हम उनको सिंगल सब्जेक्ट बना रहे होते हैं, हम उनको सिंगल एंटिटी बना रहे होते हैं। जैसे देखें यहां पर आपको एक काम करना है कि जब तक आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपने फैसला नहीं सुनाना। अब जैसे मैं अगर एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको जरा ट्रांसलेट कीजिएगा, ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर मैं आपको कहता हूं ब्रेड एंड बटर, मैं आपसे कहता हूं हाँ जी बताइएगा ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आप कभी भी ये फैसला नहीं सुना सकते कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, क्योंकि ये दो तरह की ट्रांसलेशन रखता है। जैसे देखें अगर मैं बोलता हूं ब्रेड एंड बटर डैश हार्ड टू अर्न, अगर मैं कहता हूं कि आजकल रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है, तो यहां पर ब्रेड एंड बटर का मतलब वाकई में ब्रेड और बटर नहीं है, यहां पर ब्रेड और बटर का मतलब क्या है, रोजी। यानी कि मैं दो नाउन्स को एंड के साथ कंबाइन करके सिंगल ट्रांसलेशन के लिए लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं इसको सिंगुलर ट्रीट करूंगा। लेकिन अगर मैं बोलता कि ब्रेड एंड बटर डैश नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो फिर आप डेफिनेटली ब्रेड एंड बटर को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, क्योंकि उनको मैं प्लूरल एंटिटीज के तौर पर ले रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे जैसे एग्जांपल 1 देखिएगा, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर दोनों से मिलकर मेरा क्या बन रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है। इसका मतलब मैं दो एंटिटीज को इकट्ठा करके एक सिंगल सब्जेक्ट बना रहा हूं, एक सिंगल एंटिटी बना रहा हूं। तो ऐसी सूरत में इन दोनों को मैं क्या ट्रीट करूंगा बेटे, सिंगुलर ट्रीट करूंगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिएगा, नॉलेज एंड विजडम। अब नॉलेज एंड विजडम वैसे तो दो वर्ड्स हैं आपके पास, लेकिन जब आप दोनों को ट्रांसलेट करते हैं, नॉलेज एंड विजडम याद रखिएगा इसकी ट्रांसलेशन कभी भी इल्म और जहानत नहीं होती। ठीक है, जब आप बोलते हैं ना नॉलेज एंड विजडम, तो इसकी ट्रांसलेशन आपके पास, आप इसको अलग-अलग से ट्रांसलेट नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर, अब अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की ट्रांसलेशन करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या बनेगी, कानून और तरतीब या कानून और हुक्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन आपके पास सिर्फ एक वर्ड होता है
और वो हमारे पास क्या होता है, कानून होता है। वो वर्ड हमारे पास क्या होता है, कानून। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ब्रेड एंड बटर की ट्रांसलेशन क्या की, रोजी की, इसी तरह आप याद रखेंगे नॉलेज एंड विजडम की ट्रांसलेशन आपके पास बेटे क्या होती है, आपके पास होती है जहानत। ठीक है, इंटेलिजेंस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जहानत बोलते हैं। अब यहां पर चूंकि आप दो वर्ड्स को इकट्ठा करके एक सिंगल वर्ड बना रहे हैं, तो इसलिए आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसको आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे। नॉलेज एंड विजडम इज होगा, लॉ एंड ऑर्डर इज होगा। लेकिन यहां पर ये बड़ी मजे की बात याद रखिएगा, ये नॉलेज एंड विजडम को मैं स्टार कर रहा हूं क्योंकि ये पेपर में आया, आपके पास पेपर में, और पास पेपर में पेपर बनाने वाले ने क्या दिया, देखिए उसने सेंटेंस कुछ यूं बनाया। इस सेंटेंस को जरा गौर से पढ़ समझ लीजिएगा। सेंटेंस था पेपर का नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि नॉलेज एंड विजडम को हम सिंगल ट्रांसलेशन के लिए लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, सिंगल ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस था पेपर में नॉलेज एंड विजडम हैज नो टाइम, और मैंने हैज बोल दिया, सॉरी बेटे, डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। अब ये जो मैंने हैज बोला है ना, ये मैंने आपको डी ट्रैक करने के लिए बोला है, डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। अब जैसे ही बच्चे ने क्या किया, आप क्या करते हैं ना, आप चीजों को ओवर जर्नलाइज कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉलेज एंड विजडम की एक सिंगल ट्रांसलेशन होती है, हम जहानत बोलते हैं, अकल बोलते हैं, आप इसको कोई भी एक टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ दो डिफरेंट टर्म्स हैं, हम दो डिफरेंट ट्रांसलेशन इसकी नहीं करते, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में मैंने अभी आपको बता दिया कि नॉलेज एंड विजडम सिंगुलर है, तो बच्चों ने क्या किया, जैसे पेपर में सेंटेंस आता है ना नॉलेज एंड विजडम, तो बच्चे फौरन ही क्या करते हैं, अच्छा जी दो ऑप्शन दी हुई हैं, हैज लिखा हुआ है और हैव लिखा हुआ है, और जैसे ही आपने पढ़ा नॉलेज एंड विजडम, तो सार ने तो बताया था कि वो सिंगुलर है, तो फौरन बच्चों ने क्या किया, वहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या कर दिया, हैज। लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ा। यहां पर सेंटेंस आपने पूरा पढ़ना है। जब तक आप सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, आप अपना हुक्म सादर नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिएगा, नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। सेंटेंस में वाजिया तौर पर लिखा हुआ है कि दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नॉलेज एंड विजडम का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां पर लिखा ही हुआ है हैज नो टाइम फॉर कनेक्शन या हैज नो कनेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब ये दो डिफरेंट चीजें हैं तो हम हैज नहीं लिखेंगे बेटे, हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। जब तक आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपने फैसला नहीं सुनाना। अगर आपके सेंटेंस में दो नाउन को कंबाइन किया गया एंड के साथ, तो आपने फौरन समझ जाना है कि आपने इसको सिंगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट करना है या प्लूरल एंटिटी के तौर पर। अगर आप उसको सिंगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे तो फिर आप उसको सिंगल ट्रांसलेशन के लिए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और अगर वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हुए, दो डिफरेंट एंटिटीज हुई, तो फिर आप उनको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, जैसे हमने रूल नंबर 1 में देखा। तो ये दो रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है एंड के लिए, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 क्या है कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते क्या मतलब, एक ही बात है। वो कैसे, आप यहां पर दो नाउन को कंबाइन कर रहे हैं, और किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं जी, एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन अभी हम एंड के साथ ही कर रहे हैं क्योंकि हम रूल्स ही एंड के पढ़ रहे हैं। अब हम यहां पर हमने दो नाउन को कंबाइन तो कर दिया एंड के साथ, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने आर्टिकल लिख दिया या पोजेसिव एडजेक्टिव लिख दिया, सिर्फ किसके साथ, फर्स्ट वन के साथ। और जब मैं आर्टिकल लिख रहा हूं तो आर्टिकल लिखने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं ए, एन और द। और जब मैं पोजेसिव एडजेक्टिव बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वो सारे पोजेसिव एडजेक्टिव जो हम पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ते हैं। हमारे पास माय है, आर है, आपके पास यू का पोजेसिव क्या होता है, योर होता है, आपके पास हिज है, आपके पास हर है, आपके पास इट्स है, और आपके पास क्या है, देयर है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर ये आपके पास फर्स्ट नाउन से पहले आ जाते हैं तो आपने याद रखना है, इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, तो आप डेफिनेटली उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे सेंटेंसेस में देखिएगा तो आपको बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस 1 में देखिएगा, डॉक्टर एंड फ्रेंड, दो सब्जेक्ट आ गए ना हमारे पास, दो नाउन आ गए हमारे पास, और आप देख रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ किसके साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट वन के साथ लिखा हुआ है। सेंटेंस है माय डॉक्टर एंड फ्रेंड डैश कमिंग। इसका मतलब क्या है कि मेरा दोस्त
है वो आ रहा है और वो मेरा डॉक्टर भी है। अ सिंगल पर्सन इज कमिंग हु इज माई डॉक्टर एज वेल एज माई फ्रेंड। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट वन के साथ क्या लिखता हूं, पोजेसिव एडजेक्टिव लिखता हूं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं बना दूं, मैं यूं बना दूं कि माय डॉक्टर एंड माय फ्रेंड इज कमिंग, तो फिर मैं इज कमिंग नहीं लिखूंगा। जब मैं सेकंड वन के साथ भी पोजेसिव एडजेक्टिव लिख दूंगा ना, तो फिर मेरे पास सेंटेंस क्या बनेगा कि माय डॉक्टर एंड माय फ्रेंड आर कमिंग। और यही तो हमारा नेक्स्ट रूल है। अभी जैसे देखिएगा, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे डायरेक्टर के साथ भी दा लिखा हुआ है और टीम लीडर के साथ दा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, द डायरेक्टर एंड टीम लीडर, तो हम बोलेंगे इज गोइंग टू एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता कि द डायरेक्टर एंड द टीम लीडर, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। जैसे सेकंड रूल अगर आप पढ़ लेंगे तो बात और ज्यादा आसान हो जाएगी। यहां पे देखिएगा, हम दो नाउन को कंबाइन कर रहे हैं एंड के साथ, क्योंकि करना तो हमने एंड के साथ, हम रूल्स ही एंड के पढ़ रहे हैं। और हम आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं बेटे किसके साथ, हम आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं दोनों के साथ। जब दोनों के साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्संस। यहां पर हम फिर दो लोगों की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे इन सेंटेंसेस को भी देखिएगा, हम कहते हैं द राइटर एंड द एडिटर। जब आप दो दा लगा रहे हैं, दोनों के साथ दा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इनको क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। आप दो लोगों की बात कर रहे हैं। अगर मैं जैसे फर्ज करें, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं ना, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, समटाइम ऐसा होता है कि हम सेंटेंस बोलते हैं द सिंगर एंड डांसर। अब सिंगर, द सिंगर एंड डांसर लिखने का, बोलने का मतलब क्या है कि जो सिंगर है ना, डांसर भी वो खुद ही है। और अगर मैं बोलूंगा ना द सिंगर एंड द डांसर, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्संस, वन इज द सिंगर एंड द सेकंड इज द डांसर। तो आपने याद रखना है, जब आर्टिकल दोनों के साथ होगा तो यू आर टॉकिंग अबाउट टू पर्संस। जैसे यहां पर है द स्कॉलर एंड द पोइट, इसका मतलब दो लोग फोत हुए हैं, और वो दो लोग कौन से हैं, एक स्कॉलर और एक पोइट है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिखता कि द स्कॉलर एंड पोइट, तो फिर मैं लिखता इज डेड। फिर इसका मतलब क्या था कि वो स्कॉलर भी था और वो पोइट भी था। तो जितने भी इस तरह के वर्ड्स होंगे, जो आपके पास डेजिग्नेशन होंगे, रिलेशन होंगे, वो आपके पास सेंटेंस में एंड के साथ आएंगे। आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव पहले वाले के साथ लिखा होगा तो आपने फौरन समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। और अगर आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों के साथ लिखा हुआ है तो आपने फौरन समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, हम दो लोगों की बात करें। अगर मैं बोलता हूं माई ड्राइवर एंड कजन, तो मैं बोलूंगा इज कमिंग, वो मेरा ड्राइवर भी है, वो मेरा कजन भी है। और अगर मैं बोलूंगा माई ड्राइवर एंड माई कजन, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, वन इज माई डॉक्टर एंड द अदर इज माई कजन। उसके बाद आपके पास जो लास्ट रूल है एंड का, जो फिफ्थ रूल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू थे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। पेपर बनाने वाले ने क्या किया, आप जरा देखिएगा। पेपर बनाने वाले ने क्या किया, एक छोटा सा क्वेश्चन बना कर दिया। मैं पेपर का क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाऊंगा और आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए भी याद रह जाएगा और ये रूल भी हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एक छोटा सा सेंटेंस उसने बनाया, और वो सेंटेंस क्या बनाया कि ही एंड आई डैश कमिंग, और ऑप्शन लाइक उसने बना दी इज, आर और एम। अब बच्चों ने क्या किया, मैंने जब अब प्रेफरेंस रूल स्टार्ट किया ना, तो मैंने आपको चीख चीख के क्यों कहा कि याद रखिएगा प्रेफरेंस रूल के रूल्स अलग है, उसमें एंड शामिल नहीं है, एंड शामिल नहीं है, एंड शामिल नहीं है। एंड के साथ प्रेफरेंस नहीं होती, एंड के साथ या तो चीजें सिंगुलर होती हैं या प्लूरल होती हैं। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे बच्चों ने इसको क्या किया, प्रेफरेंस की जम में लिया, और बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट को प्रेफर करते हुए करेक्ट ऑप्शन क्या लगा दिया, इज, और बहुत सारे बच्चों ने आई को प्रेफर करते हुए ऑप्शन क्या लगा दिया, एम। लेकिन बात पल्ले बांध लीजिएगा, एंड के साथ प्रेफरेंस नहीं होती, एंड के साथ या तो चीजें सिंगुलर होती हैं या प्लूरल होती हैं। और जहां पर भी आप कोई से भी दो प्रोनाउंस को एंड के साथ कंबाइन कर देंगे ना, तो आपने याद रखना है, आपने उनको हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। आपने कभी भी फर्स्ट या सेकंड को प्रेफर नहीं करना, हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे यहां पर ही एंड आई है तो आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे।
बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल देखिएगा, शी एंड आई है तो हमने क्या लिखा, आर लिखा। शी एंड ही है तो हमने क्या लिखा, वर लिखा। यू एंड आई है तो हमने बेटे क्या लिखा, आर लिखा। आप जो भी लिखेंगे, आप जो भी दो प्रोनाउंस लिखेंगे तो दो प्रोनाउंस को कंबाइन करेंगे जब एंड के साथ, तो आपने याद रखना है आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा बेटे वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी है, होश में रहना है। जब भी दो प्रोनाउंस एंड के साथ कंबाइन होंगे तो आपने क्या करना है, आपने कोई प्रेफरेंस में नहीं जाना, आपने उसको हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। तो ये रूल से बेटे हमारे पास एंड के, और पहले रूल्स हमारे पास कौन से थे, प्रेफरेंस रूल के, और ये रूल्स हमारे पास किसके, हैंड के। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो वन के हैं और बाकी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हैं। भी आपने प्रिपरेशन करनी होती है तो तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। नंबर 1 आपको ग्रामर को देखना है, नंबर 2 आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, वो यहाँ पर यूनिट वाइज मौजूद हैं, टॉपिक वाइज। नंबर 3 पे तमाम प्रोविंसेस के जो पास पेपर्स हैं वो मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना इसमें से, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आपको क्या नज़र आएगा, QR कोड नज़र आएगा। तो बेसिकली ये बुक नहीं है, ये पूरा इंग्लिश का कोर्स है। आप कोई भी टॉपिक देखेंगे आपको हर टॉपिक के ऊपर क्या नज़र आएगा, QR कोड। आप टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, उसका वीडियो लेक्चर देखना चाहेंगे तो आप QR कोड स्कैन करके उसको लेक्चर को देख सकेंगे। सारी की जो ग्रामर वाला पोर्शन है सारी बुक का, वो कलरफुल है आप लोगों की आसानी के लिए, जल्दी याद करने के लिए, जल्दी समझने के लिए। और उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है आपके पास वो है बेटे आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हर एक्सरसाइज के ऊपर QR कोड लगा हुआ है। और अगर आप उस एक्सरसाइज की वीडियो एक्सप्लेनेशन यानी कि डिस्कशन देखना चाहेंगे तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, QR कोड स्कैन करके वो उसकी डिस्कशन देख सकते हैं। नंबर 3 पे आपके पास पास्ट पेपर्स। अब पास्ट पेपर्स में आपके पास क्या है, तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर शामिल हैं। आप देख रहे हो 25 तक के पास पेपर इसमें शामिल हैं, ठीक है। और हर पास पेपर की जो डिस्कशन है, हर पास पेपर की जो डिस्कशन है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं BUMHS की है, 2022 का पेपर है, 2023 का पेपर है, इसी तरह 2024 का है, 2025 का, और हर एक डिस्कशन के साथ है QR कोड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह थर्ड पोर्शन आपके पास, जैसे अभी यहाँ पर ईटा के पेपर आ गए, तो बेसिकली 3 पोर्शन में ये बुक है, ग्रामर, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और आपके पास पास पेपर्स, और सारे के सारे QR कोड वीडियो डिस्कशन के साथ। तो बेसिकली एक बुक नहीं है, बेसिकली ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, पूरा इंग्लिश का कोर्स है आपके लिए, पूरी प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ आपको किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वन के साथ जो हमारा रूल नंबर 1 है, वन के साथ जो हमारा रूल नंबर 1 है वो कुछ यूं है कि अगर आपके पास सेंटेंस में वन ऑफ होगा तो आपने याद रखना है इसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारों में से एक ही बात कर रहे होते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं लिख सकते वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द बुक। आपको क्या लिखना होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स और वन ऑफ द बुक्स। वन ऑफ के साथ आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और जब आपने उसके लिए वर्ब लिखना है तो वर्ब आपने बेटे क्या लिखना है, सिंगुलर लिखना है। नाउन जो आपने लिखना है, प्रोनाउन जो आपने लिखना है वो सिंगुलर लिखना है, प्लूरल लिखना है, लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर। जैसे देखें, अगर मैं वन ऑफ लिख रहा हूं तो वन ऑफ में आप देख रहे हैं मैं उसके साथ आने वाला नाउन क्या बना रहा हूं, प्लूरल बना रहा हूं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ दीज बुक्स, लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पर किया जा रहा है, उसको ट्रीट आप देख रहे हैं किसके तौर पर बेटे किया जा रहा है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, अभी हमने क्या कहा कि अगर वन ऑफ होगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए जी, उसमें कोई शक नहीं है। और उसको हमने ट्रीट सिंगुलर करना, ये हमने रूल नंबर 1 पढ़ा। लेकिन आपने याद रखना है अगर उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि अगर उसमें आपके पास हु आ जाए, उसमें आपके पास डैट आ जाए, उसमें आपके पास विच आ जाए, तो फिर आपने याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब है, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब है ना
उसको आपने प्लूरल लिखना है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगा ना उसको आपने एज पर योर रूल सिंगुलर ही ट्रीट करना है वन ऑफ के अकॉर्डिंगली। जैसे सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी। जैसे देखिएगा हमने जब लिखा ना वन ऑफ, तो पहली बात तो यह है कि वन ऑफ के साथ प्लूरल आना चाहिए, तो हमने बॉयज लिखा, टीचर्स लिखा, हमने दोनों प्लूरल लिखे। हम यहां पर वन ऑफ के साथ सिंगुलर लिख ही नहीं सकते। उसके बाद अब जैसे ही हमने पढ़ा ना रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल। प्रॉक्सिमिटी का रूल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नियरनेस का रूल। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद वाला जो वर्ब होता है वो उस नाउन के अकॉर्डिंगली होता है जो उससे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर चूंकि इससे पहले प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों वर्ब को क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। लेकिन जब उसके बाद दोबारा हमने सब्जेक्ट की बात की ना, तो दोबारा हमने प्लूरल नहीं लिखना, उसको दोबारा हमने सिंगुलर ही लिखना है। जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे, वन ऑफ द बॉयज हु प्ले क्रिकेट। अब ये जो प्ले है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से प्लूरल कर दिया हमने। क्रिकेट इज माय कजन। अब चूंकि हम वन ऑफ बॉयज की बात कर रहे हैं तो हमने इसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, वन ऑफ द बॉयज हु प्ले क्रिकेट आर माय कजन। मुझे क्या लिखना है, इज माय कजन। मैंने जो एक्चुअल वर्ब लिखना है वो मैंने वन ऑफ के अकॉर्डिंगली लिखना है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद में जो वर्ब आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का रूल हमें क्या कहता है कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद आने वाले वर्ब को उस नाउन के अकॉर्डिंगली लिखना होता है जो उससे पहले है। तो आप जानते हैं कि उससे पहले आपके पास कौन सा नाउन लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। उसके बाद रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है जी, रूल नंबर 3 हमें ये कहता है, और रूल नंबर 4 भी साथ ही देखेंगे। अब देखें, अभी हमारे पास वन ऑफ था ना, तो अभी हमारे पास वन ऑफ नहीं है। अब वन ऑफ के साथ एक एडिशन हो गया हमारे पास, और वो क्या है, द ओनली वन। वन ऑफ में हमने पढ़ा कि वन ऑफ में हमारे साथ प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर ट्रीट होगा, और वन ऑफ में हमारे पास प्लूरल नाउन होगा, लेकिन रिलेटिव के बाद हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप द ओनली लिख देते हैं ना, तो फिर दोनों केसेस में रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव प्रोनाउन ना हो, दोनों सूरतों में बेटे आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। यहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले वर्ब को भी प्लूरल नहीं लिखते हैं अगर आपके सेंटेंस में वन ऑफ के साथ क्या लिखा हुआ है, द ओनली लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जब आपके पास द ओनली वन आ गया, द ओनली वन ऑफ आ गया, तो जो आपका नाउन है वो तो प्लूरल ही रहना है डेफिनेटली, लेकिन आपने उसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर। ऐसा तो हम वन ऑफ के साथ भी कर रहे थे, लेकिन वन ऑफ के साथ हम क्या कर रहे थे कि जहां पर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा था तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद उसको प्लूरल ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यहां पर आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना, आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी इसको बेटे क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ही ट्रीट करना है। ठीक है, आगे चल के तो सिंगुलर करना ही है। वन ऑफ के मामले में हम रिलेटिव के बाद क्या कर रहे थे, हम रिलेटिव के बाद इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जब द ओनली आ गया तो फिर आपने रिलेटिव के बाद भी इसको बेटे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ही ट्रीट करना है। फिर आपने सिंगुलर ट्रीट करना है, फिर आपने इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा रूल नंबर जो 5 है आपके पास, मोर देन वन। अब मोर देन वन पढ़ने में, सुनने में, दिखने में ऐसा लगता है कि जब आप मोर देन वन बोलेंगे ना तो इसका मतलब है एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा है तो ऐसा लगता है कि यार एक से ज्यादा तो डेफिनेटली प्लूरल ट्रीट होना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, यहां पर मोर देन वन, यहां पर प्लूरल लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे प्लूरल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि वन है ना, तो वन बुक्स तो हो नहीं सकता। आपको क्या लिखना होगा, वन बुक लिखना होगा। यानी कि अगर आप बोलेंगे मोर देन वन स्टूडेंट्स, तो मोर देन वन स्टूडेंट्स तो नहीं आप लिखेंगे ना, आप क्या लिखेंगे, मोर देन वन स्टूडेंट। आप मोर देन वन बुक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोर देन वन बुक। लेकिन आपने इसको ट्रीट भी क्या करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर यानी कि नाउन भी सिंगुलर लिखना है, और ट्रीट भी क्या करना है, सिंगुलर करना है। जैसे देखिएगा, मोर देन वन क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि क्या है, मोर देन वन क्वेश्चन। और मोर देन वन प्लेयर्स नहीं है, बल्कि मोर देन वन प्लेयर है। और इनको ट्रीट भी किसके तौर पर किया गया है, इनको ट्रीट भी सिंगुलर के तौर पर किया गया है। पढ़ने में, दिखने में, सुनने में ऐसा जरूर लगता है
कि मोर देन वन, ऐसा लगता है कि यार मोर देन वन लिखा हुआ है तो उसका मतलब एक से ज्यादा, तो शायद इसको हमें प्लूरल ट्रीट करेंगे, जबकि आपने इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना है। आपने इसको बेटे किसके तौर पर ट्रीट करना है? सिंगुलर के तौर पर ही ट्रीट करना है। उसके बाद है आपके पास रूल नंबर 6 फ्रैक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर आपको ये रूल समझ में आ जाता है ना तो इससे आगे 20 रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। 20 रूल्स क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इसके बाद वर्ड्स ही वो हैं जो नाउन पर डिपेंड है। अब जैसे देखिए, पहले फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन हमारे पास दो तरह की होती है। फ्रैक्शन हमारे पास दो तरह किस तरह होती है कि हम फ्रैक्शन वन के साथ लिखते हैं और अदर देन वन के साथ लिखते हैं। वन के साथ फ्रैक्शन क्या होता है कि हम वन के साथ फ्रैक्शन लिखते हैं यार 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह हम लिखते हैं ना फ्रैक्शन। और जब हम वन के अलावा हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2/3, 3/4, 1/5 बोलेंगे, लेकिन 3/5 बोलेंगे। जब भी आपने फ्रैक्शन वन के साथ लिखनी है ना तो आपने उसके साथ एस का एडिशन नहीं करना है। लेकिन जब आपने वन के अलावा कोई लिखनी है, फ्रैक्शन लिखनी है, तो फिर आपने उसके साथ एस का एडिशन करना है। जैसे देखें, अगर मैं बोलूंगा ना 1/3 तो मैं उसके साथ एस का एडिशन नहीं करूंगा। और अगर मैं बोलूंगा ना 2/3 तो मैं 2/3 नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? 2/3 बोलूंगा। तो इस एस को नहीं आपने भूलना कि आपने अगर फ्रैक्शन वन के साथ लिखी तो आपने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना, और अगर आपने अदर देन वन के साथ फ्रैक्शन लिखा तो फिर आपने उसके साथ एस का एडिशन करना है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद दोनों सूरतों में आपने याद रखना है जिस तरह का आपका नाउन होगा ना उसी तरह का आपका वर्ब होगा। अगर आपका नाउन सिंगुलर हुआ तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और अगर आपका नाउन प्लूरल हुआ तो आप उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। फ्रैक्शन इटसेल्फ ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। जैसे देखिएगा, एग्जांपल देखेंगे तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं 1/3 ऑफ द वोटर्स। अब वोटर्स हमारे पास क्या है? प्लूरल है, तो मैं जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, मैं उसके साथ एस का एडिशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहा होता तो फिर मैं उसके साथ एस का एडिशन करता। अब जैसे ही मैंने बोला ना 1/3 ऑफ द लैंड, अब लैंड क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मैंने क्या लिखा? इज लिखा। तो यहां पर आपने याद रखना है, अगर यहां पे 1/3 ना होता, यहां पे 2/3 होता, तो यहां पर भी फिर भी सेम रूल अप्लाई होता। आप 2/3 ऑफ द वोटर सपोर्ट लिखते और आप 2/3 ऑफ द लैंड इज ही लिखते। दोनों सूरतों में आपने याद रखना है, आप फ्रैक्शन वन के साथ लिख रहे हो या अदर देन लिख रहे हो। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ये ऐसा दोनों सूरतों में होगा। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको नेक्स्ट 20 रूल्स समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट 20 रूल्स कैसे समझ में आ जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये नेक्स्ट 20 जो एक्सप्रेशंस है ना, ये आपके पास हैं जो बेस करते हैं अपने साथ आने वाले नाउन पे। जैसे देखिए, अभी मैं बात कर रहा था फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन इटसेल्फ ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, इसके साथ आने वाला सब जो नाउन है वो डिसाइड करता है कि मैंने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे यहां पर देखिएगा 1/3 ऑफ द केक, केक चूंकि सिंगुलर है तो मैंने इसको क्या ट्रीट किया? सिंगुलर। और स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है तो मैंने इसको क्या ट्रीट किया? प्लूरल। फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन ये नहीं बताएगा कि आपने इसको 1/3, ये नहीं बताएगा कि आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट आपको बताएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास परसेंटेज है, जैसे हम लिखते हैं 10%, 40%, 50%, 60%, तो जिस परसेंटेज के साथ जिस तरह का नाउन आएगा आप उस तरह का उसको ट्रीट करेंगे। जैसे 10% ऑफ द केक, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? सिंगुलर। और 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे। साथ आने वाला नाउन ये डिसाइड करेगा कि हमने उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर लिखना है या प्लूरल लिखना है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास हेयर का वर्ड है और देयर का वर्ड है। 4 वर्ड्स के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि आपके पास अगर दिस है या आपके पास डैट है, जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा, तो दिस और डैट की सूरत में तो डेफिनेटली हम इनको क्या ट्रीट करेंगे? सिंगुलर। और दीज और दोज की सूरत में तो हम इनको क्या ट्रीट करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे। इन 4 वर्ड्स को तो हम अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे ना हेयर और देयर की, तो ये ना सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, इनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करता है। जैसे यहां पर देखिए, हेयर के साथ बुक आ गया तो हमने इसको क्या ट्रीट किया? सिंगुलर। और हेयर के साथ जैसे ही
कीज आया ना तो हमने उसको क्या ट्रीट कर दिया, प्लूरल ट्रीट कर दिया। इसी तरह देर के साथ जब कैट आया तो हमने उसको क्या ट्रीट किया, सिंगुलर। और देर के साथ जब मैनी स्टार्स आया तो हमने उसको क्या ट्रीट कर दिया, प्लूरल ट्रीट कर दिया। तो इनके साथ आने वाला नाउन हमें बताएगा कि हमने इनको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास मेजॉरिटी का वर्ड है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द क्लास है तो आपने इसको क्या ट्रीट कर दिया, सिंगुलर। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है तो आपने इसको क्या ट्रीट कर दिया, प्लूरल ट्रीट कर दिया। हाँ, एक समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको रूल पता चलता है जी, आ मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ब्ला ब्ला, पता नहीं वो क्या अजीबोगरीब सा रूल बनाया हुआ है। ऐसा कोई रूल इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखिएगा। मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों वर्ड्स इस तरह के हैं कि इनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। जैसे यहां पर इसके साथ आने वाला नाउन क्या है, पॉपुलेशन, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। यहां पर इसके साथ आने वाला नाउन क्या है, प्लेयर्स, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। सेम इज द केस विद मेजॉरिटी। इसी तरह आपके पास मोस्ट ऑफ है और आपके पास नन है, यहां पर भी आपके पास क्या होगा, साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। अब देखें यहां पर साथ केक आ गया तो हमने इसको सिंगुलर लिख दिया, यहां पर साथ स्टूडेंट्स आ गया तो हमने इसको क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। यहां पर मनी चूंकि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। यहां पर चूंकि प्लेयर आ गया, प्लूरल है, तो हम डेफिनेटली इसको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसी तरह आपके पास रेस्ट ऑफ है और प्लेंटी ऑफ है। जब आप लिखेंगे रेस्ट ऑफ द केक तो इसका मतलब आप उसे क्या ट्रीट करेंगे, इज। और जब आप बोलेंगे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो आप क्या लिखेंगे, आर। इसी तरह जब आप बोलेंगे प्लेंटी ऑफ वाटर तो आप क्या लिखेंगे, इज। और जब आप बोलेंगे प्लेंटी ऑफ पीपल तो आप क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ये जितने एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे एक्सप्रेशंस आपके पास वो हैं जो नाउन ड्रिवन है। इनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करता है कि आपने इनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखना है या प्लूरल लिखना है। अगर इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा तो आप सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास क्वांटिफायर्स में था, याद होगा आपको, आपने सम और एनी क्वांटिफायर में पढ़ा। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, वाटर के साथ आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, बॉयज के साथ आएगा तो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह जब एनी मिल्क के साथ आएगा तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स लिखा होगा तो हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। एनी इटसेल्फ कुछ नहीं है, सम इटसेल्फ कुछ नहीं है, ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, इसके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास हाफ ऑफ है और इनफ है, हाफ ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन आ गया तो आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, हाफ ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आ गया तो आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, इनफ के साथ सिंगुलर नाउन आ गया तो आप इसे सिंगुलर लिखेंगे, इनफ के साथ प्लूरल नाउन आ गया तो आप इसे प्लूरल लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपके साथ आल है और आपके पास नो है, आल के साथ सिंगुलर नाउन आ गया तो ये सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल रहेगा। नो के साथ भी सिंगुलर नाउन आ गया तो आप इसे सिंगुलर लिखेंगे, प्लूरल आ गया तो क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अगर आप फ्रैक्शन वाला रूल अच्छे से समझ लेते हैं ना तो नेक्स्ट आपको 20 एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं। 10 जो इससे पहले वाले हैं और 10 ही इस स्लाइड पर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। यहां पर आपके पास इंट्रोगेटिव है व्हाट और विच, यहां पर भी आप देखेंगे विच और व्हाट जो है यहां पर साथ आने वाले नाउन पर डिपेंड करते हैं। जब आपने बुक लिखा तो आपने क्या लिख दिया, इज, लेकिन जब आपने स्टूडेंट्स लिखा तो आपने क्या लिख दिया, आर। इसी तरह जब आपने योर नेम लिखा तो आपने इसको क्या ट्रीट किया, सिंगुलर। और जब आपने प्लान्स लिखा तो आपने इसको क्या ट्रीट किया, प्लूरल ट्रीट किया। इसका मतलब क्या है कि व्हाट और विच भी हमारे पास सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते, इनके साथ आने वाला नाउन ये डिसाइड करता है कि आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। उसके बाद आपके पास है काइंड ऑफ और आपके पास है टाइप ऑफ। काइंड ऑफ में आप देखेंगे कि अगर काइंड ऑफ है साथ आने वाला नाउन सिंगुलर है तो क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर काइंड्स ऑफ है तो साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और आप उसे ट्रीट भी क्या करेंगे, प्लूरल। इसी तरह काइंड के साथ टाइप है, अगर दिस टाइप है तो साथ आने वाला नाउन सिंगुलर है और आप इसे ट्रीट सिंगुलर करेंगे। और अगर दीज टाइप्स हैं तो इस साथ आने वाला नाउन प्लूरल है और आप इसे बेटे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो ये जितने एक्सप्रेशंस मैंने आपको बोलने हैं, अगर मैं कैटेगोरिकली बोलता, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 करके बोलता, ये तो 20 एक्सप्रेशंस बनते, ये 20 रूल्स बनते। इन सारे एक्सप्रेशंस के लिए आपने याद रखना है कि अगर इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो आपने इनको सिंगुलर ट्रीट करना है, और अगर इनके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो आपने इनको बेटे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। उसके बाद देखिएगा नंबर एंड मैनी।
अब ये जो रूल्स है ना, ये मैं आपको नाउन्स में पहले पढ़ा के आया हूं। अब यहां से ऑनवर्ड जितने रूल्स आपके पास चलेंगे ना, ये मैं आपको नाउन्स में पढ़ा के आया हूं। और मैं तब आपको बोला था, क्लियरली बोला था कि बेटे याद रखिएगा, जब आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे होते हैं। अब ये चीजें चाहे आप नाउन प्रोनाउन में पढ़ लें या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कह के आपको पढ़ा दी जाए, दोनों चीजें सेम है। अब देखिए यहां पर आपने नंबर के लिए क्या किया था, नंबर के लिए आपने दो एक्सप्रेशन याद रखे थे, ठीक है। पहला आपके पास क्या था, आ नंबर ऑफ, दूसरा आपके पास क्या था, द नंबर ऑफ। दोनों सूरतों में आपने साथ नाउन कौन सा लिखना है, प्लूरल लिखना है। लेकिन आ नंबर ऑफ की सूरत में आपने क्या ट्रीट करना है, प्लूरल, और द नंबर ऑफ की सूरत में आपने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। ये रूल मैंने आपको बताया था जब हमने क्वांटिफायर का पूरा टेबल पढ़ा था, ठीक है। आपके पास सेंटेंस क्या रहेगा, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर होगा, द आ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैव होगा। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो इज होगा, और द नंबर ऑफ एरर्स क्या होगा, हैज होगा। क्योंकि द की सूरत में हम क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर, और आ की सूरत में हम क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। लेकिन इसके साथ मैंने आपको रिलेटिव का केस भी बताया था, और वही प्रॉक्सिमिटी का रूल जो आपने अभी वन ऑफ वाले केस में पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद आने वाला जो वर्ब है वो उस नाउन के अकॉर्डिंगली होता है जो उससे पहले है। तो चूंकि यहां पर इससे पहले प्लूरल लिखा हुआ होता है इसलिए हम उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल वर्ब रहेगा ना वो हमारे पास आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंगली रहेगा। अगर आ नंबर ऑफ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब जो है वो क्या होएगा, हमारे पास प्लूरल होगा। और अगर द नंबर ऑफ है तो फिर हम उसे क्या लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे। जैसे सेंटेंसेस देखिएगा, जैसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला तो हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल आ गया। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो वर्ब है वो तो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उसे नेक्स्ट वाला वर्ब पढ़ते हैं ना, तो नेक्स्ट वाले वर्ब में आप देखिएगा आ नंबर ऑफ की सूरत में हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। और अगर द नंबर ऑफ होगा तो द नंबर ऑफ की सूरत में हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो वर्ब है वो तो हमने डेफिनेटली क्या करना है, प्लूरल ही ट्रीट करना है। तो ये बातें मैं आपको पहले भी क्वांटिफायर में पढ़ा कर आया हूं। फिर मैं आपको मैनी के 3 स्ट्रक्चर भी पढ़ा के आया हूं कि मैनी के साथ प्लूरल नाउन होता है और ट्रीट भी क्या होता है, प्लूरल ट्रीट होता है। मैनी आ जब आप लिखते हैं तो सिंगुलर नाउन होता है और आप उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करते हैं, सिंगुलर के तौर पर करते हैं। लेकिन जब आप ग्रेट या गुड मैनी लिखते हैं तो आप उसके साथ प्लूरल नाउन लिखेंगे और उसको ट्रीट भी क्या करेंगे, प्लूरल लिखेंगे। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर होगा, मैनी आ स्टूडेंट हैज होगा, और अ ग्रेट मैनी पीपल वर होगा। 3 रूल्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं और 3 एग्जांपल्स आपके पास। ये तीनों स्ट्रक्चर मैं आपको क्वांटिफायर में पढ़ा कर आया हूं, बता कर आया हूं नाउन्स में। मैं इसलिए इस बात पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, इतना जोर दे रहा हूं कि अगर आप अच्छे बेटियां हैं, अगर आप अच्छे बेटे हैं तो आपको ये फौरन बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं और ये आपके लिए रिवीजन होनी चाहिए। और अगर आप मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट हैं, नालायक बच्चे हैं, नालायक बेटियां और बेटे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको यहां पर सोचना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने नाउन अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ। उसके बाद देखें, अगर हम किसी प्लूरल नाउन को प्रॉपर नेम के तौर पर यूज करते हैं, अगर हम उसको किसी बुक के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी के लिए भी यूज करते हैं, किसी कंट्री के नाम के तौर पर यूज करते हैं, तो हम उसको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, हम उसको सिंगल एंटिटी के तौर पर लेंगे। इसलिए हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे देखें, दिखने में हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। फिलिपाइंस हमारे पास क्या है, प्लूरल, लेकिन कंट्री नेम है तो सिंगुलर ट्रीट होगा। अरेबियन नाइट्स प्लूरल वर्ड है लेकिन बुक के नाम के लिए यूज हो रहा है तो सिंगुलर ट्रीट होगा। ऑक्सफोर्ड क्लासिक्स प्लूरल है लेकिन सिंगुलर ट्रीट होगा क्योंकि सीरीज की बात हो रही है। नीदरलैंड्स प्लूरल वर्ड है लेकिन चूंकि नाम के तौर पर यूज हो रहा है इसलिए हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जब भी आप किसी भी प्लूरल नाउन को किसी प्रॉपर नेम के तौर पर ट्रीट करेंगे तो आपने बेटे याद रखना है, आपने उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है, कभी भी उसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना। उसके बाद देखिए, नाउन में मैं आपको ग्रुपिंग पढ़ा के आया था। अगर वही बात, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको ये बात पहले से पता होगी कि नाउन में मैं आपको ग्रुपिंग पढ़ा के आया था कि हम नाउन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहले वाला ग्रुप हमारे पास कौन सा था,
पहले वाला ग्रुप्स हमारे पास वो था जिसको हम हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास सीजर्स को हम हमेशा क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। बाइनोकुलर्स को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। जीन्स को हमेशा क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ये बातें मैं आपको नाउन्स में पढ़ा कर आया हूं और बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा के आया हूं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 2 था और ग्रुप 2 में भी वो वर्ड्स हैं हमारे पास जिनको हम हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे हम कैटल को क्या ट्रीट करेंगे, वर्ड ट्रीट करेंगे। पुलिस को हमने हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। लेकिन पुलिस के साथ मैं आपको ये बात भी बता के आया था कि अगर लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट, तो फिर आपने याद रखना है फिर आपका सब्जेक्ट पुलिस नहीं है, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट है। और ऐसी सूरत में आपने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। और अगर आप पुलिस को स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे आप लिखते हैं पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस जब आप लिखेंगे तो फिर भी आप इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, फिर भी आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। इन दो सूरतों के अलावा आप हमेशा अपने पुलिस के वर्ड को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसी तरह आपके पास जेंट्री है। जेंट्री का मतलब क्या है, अमीर लोग, और जेंट्री को आप क्या ट्रीट करेंगे बेटे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक है, आपने इसको कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, ये हमने ग्रुप 2 में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था ग्रुप 3, और ग्रुप 3 में हमारे पास वो वर्ड्स थे, दो तरह के वर्ड्स हैं। एक तो वर्ड्स वो हैं, या आप कह सकते हैं ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, इन सारे के सारे को हम क्या ट्रीट करते हैं, जैसे हमारे पास लगेज है, बैगेज है, वोकेशन है, फिल्थ है, गार्बेज है, रबिश है, डर्ट है। इनको हम क्या ट्रीट करेंगे, इनको हम अनकाउंटेबल ट्रीट करेंगे। ऐसे होता है ना हमारे पास। लेकिन ये जो आपके पास फिश, फ्रूट है, इनको मैंने आपको क्या बताया था कि इनके लिए आपके पास दो रूल्स आपने याद रखने हैं कि जब आप इनको सिंगुलर के तौर पर लिखते हैं तो आप फिश ही लिखेंगे, जब आप इनको प्लूरल के तौर पर लिखते हैं तो आप फिश ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप इनकी डिफरेंट काइंड और टाइप की बात कर रहे हैं तो फिर आप फिश नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, फिशेज। फिर आप फ्रूट नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रूट्स। फिर आप कैटल नहीं लिखेंगे, फिर आप कैटल्स भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने इनको सिंगुलर और प्लूरल के लिए क्या लिखना है, बिल्कुल सेम लिखना है। जैसे आर डियर है, ठीक है, इसी तरह डियर को जब प्लूरल लिखेंगे तो डियर का प्लूरल भी डियर ही होगा। फिश का प्लूरल भी आपके पास क्या होगा, फिश ही होगा। लेकिन जब भी आप डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट काइंड, डिफरेंट योनर्स, डिफरेंट ब्रीड की बात करेंगे तो देन आपने याद रखना है आप क्या करते हैं, आप इनका प्लूरल बनाते हैं, आप इनके साथ SEIS का एडिशन कर देते हैं। ये बात हम नाउन में पढ़ कर आए हैं। उसके बाद आपके पास है ग्रुप नंबर 4, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिनको आपने हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। नंबर 1 बात आपने इनके लिए याद रखनी है। और नंबर 2, जब आपने इनके साथ मॉडिफाइंग वर्ड लिखने हैं तो आप इनके साथ मॉडिफाइंग वर्ड किस तरह के लिख सकते हैं, जिस तरह आपके पास क्या है, पीस ऑफ। आपने इनको हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। उनके साथ कभी भी डायरेक्टली एस नहीं लगाना। पोइट्रीज नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता, इक्विपमेंट्स नहीं होता, स्टेशनरीज नहीं होता। आप इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इनके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। अगर प्लूरल बनाना होगा तो फिर आपने इनके साथ कैसे लिखना है, पीस ऑफ लिखना है, चंक्स ऑफ लिखना है, पार्टिकल्स ऑफ लिखना है, आप पार्ट्स ऑफ लिखेंगे। कोई भी मॉडिफाइंग वर्ड यूज करें, मैंने आपको काफी सारे मॉडिफाइंग वर्ड्स बताए थे, आप कोई भी मॉडिफाइंग वर्ड यूज करें लेकिन फिर आपको मॉडिफाई वर्ड यूज करना होगा। इसी तरह मैनी पीसेज ऑफ वर्क हो जाएगा जब आपने प्लूरल बनाना होगा। आई नोटिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो जाएगा। अदरवाइज आप कभी भी वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं बनाएंगे, पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बनाएंगे। अगर आप पोइट्रीज का प्लूरल बनाना चाहेंगे तो पोइट्रीज का प्लूरल आपके पास कैसे बनेगा, आप जैसे बनाएंगे वर्ड्स ऑफ पोइट्री, ठीक है, आप जैसे बनाएंगे लाइंस ऑफ पोइट्री, आप जैसे बनाएंगे एक्सप्रेशंस ऑफ पोइट्री। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पीस का वर्ड यूज करना है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने स्टाइल के मुताबिक, अपने लिए जो वर्ड आपको बेहतर लगे, जिस नाउन के साथ आप यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। उसके बाद हेयर का वर्ड था, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था आपके पास, आपको याद हो मैंने आपको 4 बातें इसके बारे में बताई थी। मैंने आपको कहा था कि 4 चीजें आपने याद रखनी है। हेयर वो वाहिद नाउन है इंग्लिश में जिसको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों लिखते हैं। अगर आपके सेंटेंस में जस्ट हेयर लिखा हुआ है ना तो आपने समझ जाना है कि ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ आपने एस का एडिशन नहीं करना और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है बेटे, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। और अगर
अगर हेयर से पहले कोई प्लूरल क्वांटिफायर लिखा हुआ है, अगर हेयर से पहले क्या किया हुआ है, कोई प्लूरल क्वांटिफायर लिखा हुआ है, तो फिर आप हेयर के साथ एस का एडिशन करेंगे। जैसे सम लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मैनी लिखा हुआ है, जो भी क्वांटिफायर लिखा हुआ है, तो फिर आप उसके साथ एस का एडिशन करेंगे और आप इसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। फिर मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा, कि अगर आप कोई बात करेंगे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के, जैसे मैं बोलता हूं हेयर ऑन माय हैंड, तो मैं हेयर ऑन माय हैंड नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, हेयर्स ऑन माय हैंड। जब मैं स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात करूंगा तो मैं इसके साथ एस का एडिशन भी करूंगा और मैं इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करूंगा, प्लूरल के तौर पे। इसी तरह जब मैं किसी एनिमल के हेयर की बात करूंगा, ठीक है, मैं एनिमल के हेयर की बात करूंगा तो फिर मैं एनिमल के हेयर के साथ क्या करूंगा, एस का एडिशन करूंगा और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करूंगा, प्लूरल के तौर पर। और पांचवा केस आपके पास था लूज हेयर, गिरे हुए बाल, टूटे हुए बाल। जब जैसे मैं कहता हूं देर डैश हेयर ऑन द सोफा, तो मैं हेयर ऑन द सोफा नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, देयर आर हेयर्स ऑन द सोफा, देयर आर हेयर्स इन द कॉम। जैसे कंघी में होते हैं ना, टूटे हुए बाल होते हैं, तो ऐसी सूरत में जब हम लूज हेयर की बात करेंगे तो हम इसके साथ एस का एडिशन भी करेंगे और हम उसको प्लूरल के तौर पर भी ट्रीट करेंगे। इन 4 सूरतों में हम अपने हेयर को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, काउंटेबल के तौर पर। और वाहिद एक ऐसी सूरत जब इसके साथ कोई क्वांटिफायर नहीं होता तो हम इसको किसके तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, अनकाउंटेबल के तौर पर। यही वजह कि हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, जैसे हम ह्यूज हेयर बोलते हैं तो हमने उसको उसके साथ एस का एडिशन नहीं करना और उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ फ्यू आ गया तो फिर यहां पर क्या आएगा, हेयर्स आएगा। आई गेट सम हेयर्स आ गया, ठीक है, बट आई पुल्ड देम ऑफ आ जाएगा, प्लूरल ट्रीट करूंगा। द हेयर्स ऑन द बैक ऑफ माई नेक, जब मैं स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की हेयर की बात कर रहा हूं तो मैं हेयर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, हेयर्स। ठीक है, तो आपने ये 5 सूरतें याद रखनी है, हेयर के बारे में 5 बातें याद रखनी है। उसके बाद आपके पास है सब्जेक्ट्स नेम, और सब्जेक्ट नेम भी मैंने आपको कहा था जब इनको सेंटेंस में हम एज अ सब्जेक्ट लिखते हैं तो एज अ सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो हम इनको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। लेकिन जब हम इनको सेंटेंस में फॉर जनरल ट्रांसलेशन लिखते हैं, ठीक है, तो फिर हम इनको बेटे क्या लिखते हैं, जनरल ट्रांसलेशन लिखते हैं, तो फिर हम इनको क्या लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं। और मैं दोबारा बोल दूं, जिसने नाउन नहीं पढ़ा, जिसने नाउन अच्छे से नहीं पढ़ा, गौर से नहीं पढ़ा, ये बातें उसके दिमाग से, उसके सर से 10,000 किलोमीटर ऊपर चली जाएंगी। ये बातें मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं था, मैं बताने वाला नहीं था, मैं सिर्फ इतना भी कह देता ना कि ये सारी बातें मैं आपको नाउन में पढ़ा कर आया हूं, तो फिर भी मैं बरी जिम्मा हो जाता। लेकिन चूंकि मैंने पढ़ान इसलिए दी कि जल्दी जल्दी से चले मैं बोल देता हूं, बता देता हूं, ताकि आपकी एक तरह की क्या हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अच्छे से नोट्स भी बन जाए आपके पास। तो यहां पर जैसे देखिएगा, इकोनॉमिक्स इज क्लियरली नॉट हिज फॉर्टे, तो जब हम इसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर हम बोलेंगे ना द इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग, अच्छा सम टाइम ऐसा भी होता है, याद रखिएगा इस रूल को कुछ इस तरह भी अगर आप याद रख सकते हैं कि जब भी आपके सब्जेक्ट नेम के बाद ऑफ होगा ना तो आपने फौरन समझ आना कि यार ऑफ का मतलब है कि इसको किसी दूसरी चीज के साथ क्या किया जा रहा है, एसोसिएट किया जा रहा है। जैसे यहां पर इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, तो आपने इसको किसके तौर पर ट्रीट कर देना, प्लूरल के तौर पर ट्रीट कर देना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखिएगा, अकूस्टिक्स आप जानते ही हैं, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नम्स में खास तौर पर आपको ये वर्ड 1-2 दफा दिखने को मिलेगा। अकूस्टिक्स का मतलब वैसे हमारे पास क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड। अकूस्टिक्स का मतलब वैसे हमारे पास क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड। लेकिन जब आप इसको जनरल ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं ना, तो जनरल ट्रांसलेशन में इसका मतलब क्या होता है, साउंड इफेक्ट्स। जैसे यहां पर यूज हुआ है, यहां पर कैसे यूज हुआ है कि द अकूस्टिक्स आर गुड इन दिस म्यूजिक हॉल, इस म्यूजिक हॉल के साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और द अकूस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल, ये जो अकूस्टिक्स है ये फिजिकल की एक ब्रांच है। जब आप इसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और जब जनरल ट्रांसलेशन के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो आप इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसके बाद है बेटे हमारे पास ग्रुप 7, और ग्रुप 7 में आप जानते ही हैं हमारे पास वो सारे नाउन्स थे जिनको मैंने क्या बोला था,
मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा, हम इनको बोलते हैं डिसेप्टिव नाउन्स। डिसेप्टिव नाउन्स का मतलब क्या है कि ये धोखा देने वाले नाउन है। नजर का धोखा, नजर का धोखा मतलब इनके साथ एस का एडिशन होता है ना, तो ये ऐसा लगता है कि इनको हमें प्लूरल ट्रीट करना चाहिए, जबकि हम इन्हें प्लूरल ट्रीट नहीं करते, हम इन्हें क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे गेम्स के नेम है, बिलियर्ड्स है, डॉट्स हैं, तो दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि ये हमें प्लूरल ट्रीट करने चाहिए, जबकि ये प्लूरल नहीं होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इसी तरह मीजल्स है, एड्स और मम्स है, बीमारियों के नाम को भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और फिर हमारे पास न्यूज़, वेजेस, समन्स, इनिंग, सीरीज, रन्स और स्पोर्ट्स हैं, इनको भी हम क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो ये दिखने में प्लूरल होते हैं, जबकि हमने इनको ट्रीट किसके तौर पर करना होता है बेटे, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिसेप्टिव नाउन्स बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आखिरी रूल, जो कि हम नाउन में भी पढ़कर आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं, वो हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि हमारा कलेक्टिव नाउन, पहली बात तो ये कि कलेक्टिव नाउन हम बोलते किसको हैं, कि जब हम एक वर्ड यूज करते हैं पूरी क्लास को, पूरी फैमिली को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल। अगर सारे लोग एक बात पर अग्री हैं, अगर सारे लोग एक बात पर यूनाइटेड हैं, अगर सारे लोग एक बात पर यूनैनिमस हैं, ठीक है, और अगर सारे लोग एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम अपने कलेक्टिव नाउन को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। और अगर हमारे पास हमारे सेंटेंस में डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट का मतलब यूनाइटेड नहीं है, बल्कि सबका डिफरेंट ओपिनियन है, सबका डिफरेंट राय है, सबकी डिफरेंट बात है, यूनैनिमस नहीं है, ठीक है, एक टीम के तौर पर काम नहीं कर रहे, यूनाइटेड यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आप अपने कलेक्टिव नाउन को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। जैसे देखें, ज्यूरी इज भी हो सकता है, ज्यूरी आर भी हो सकता है। तो जब आप डिवाइडेड का वर्ड लिख रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको फौरन समझ आना चाहिए कि ज्यूरी क्या होगा, वर होगा। इसी तरह द टीम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेवीसी, जब पूरी टीम को स्पॉन्सर किया ना जेवीसी ने, तो इसका मतलब हम टीम को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन हम बोलते हैं द टीम हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देयर सैलरी पैकेज, जब उनका सैलरी पैकेज डिफरेंट है तो हम उसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, डिफरेंट ओपिनियन है सैलरी पैकेज के लिए, तो हम उनको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसी तरह आर क्लास इज गोइंग टू लंदन टुमारो, तो पूरी क्लास जा रही है, तो इसका मतलब हम क्लास को क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। लेकिन द क्लास हैव डिफरेंट ओपिनियन, जब डिफरेंट ओपिनियन आ जाएगा तो हम क्लास को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, माई फैमिली हैज बीन एंगेज्ड इन फार्मिंग फॉर जनरेशन, मेरी फैमिली जो है वो फार्मिंग में है जनरेशन से, इसका मतलब कि पूरा खानदान ही फार्मिंग में है। जब पूरा खानदान ही फार्मिंग में है तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। ऑल हिज फैमिली हैव रेड हेयर एक्सेप्ट हिम, कहता उसके अलावा बाकी सबके लाल बाल हैं, सबके रेड हेयर है। अब रेड हेयर एक ऐसी चीज है जो सारे कलेक्टिवली तो नहीं रख सकते, हर एक के अपने अपने है ना, तो इसलिए हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर एक और रूल भी याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जब आप फैमिली नेम यूज करते हैं ना, तो फैमिली नेम को आपने याद रखना है। आप फैमिली नेम को जब आप यूज करेंगे तो फैमिली नेम को आपने हमेशा क्या ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे आपके पास यहाँ पे द बार्टन फैमिली, तो आगे क्या लिखा हुआ है, हैव। और इसको आप दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरह से सेंटेंस में ये हो सकता है द बार्टन्स, ठीक है, आप बार्टन्स भी लिखेंगे फिर भी आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। और अगर बार्टन फैमिली लिखेंगे तब भी आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो ये सारी बात। अच्छा, अब एक और बात भी याद रखिएगा, जब आप अपने कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं ना, तो आप इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, इट का। और जब आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं तो आप इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, दे का प्रोनाउन यूज करेंगे। और इसके साथ ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटे क्या होता है, मुकम्मल। और उम्मीद है, यकीन है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आपको दोबारा बता दूं, जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुकम्मल होने की बात कर रहा हूं ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग अ ब्लॉक। और वो ब्लॉक कौन सा है, जिसमें वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स में मैंने आपको
तकरीबन 30-40% वो बातें बताई, वो बातें पढ़ाई जो मैं आपको ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउंस में पढ़ा के आया हूं, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम वर्ब, नाउन और प्रोनाउन की ही बात कर रहे होते हैं। तो यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी तो पूछ लेनी है। पत्थर बन के, नशई बन के, भंगी बन के, चरसी बन के, जहाज बन के, क्या उसको बोले हैं, बर्फ बन के बैठे नहीं रहना, सोचते नहीं रहना, घबराते नहीं रहना, परेशान नहीं होते रहना, बात कर लेनी है, डिस्कस कर लेना है। बात करने से, डिस्कस करने से चीज़ें क्या होती हैं, आसान होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इंशाल्लाह ताला हमारे पास क्या होने वाला है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।